सोचो कि तुम एक ऐसे बीच सिटी में जाओ और वहाँ तुम्हें एक ऐसी लड़की नजर आए जिसे सिर्फ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता। लेकिन असल राज तो तब खुलेगा कि जब तुम्हें पता चले कि वो लड़की तुम्हारे पास्ट से जुड़ी हुई है। एना सासाकी 12 साल खामोश और अकेली रहने वाली लड़की सपुरो सिटी में अपने गोद लेने वाले पेरेंट्स यूरिको और उसके शौहर के साथ रहती है। एना अक्सर ये महसूस करती है कि दुनिया एक बहुत बड़े मैजिकल सर्कल की तरह है जिसे आम आंखों से देखा नहीं जा सकता, और वो खुद उस सर्कल के बाहर खड़ी है, जैसे वो बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग हो। एक दिन स्कूल के बाद वो पार्क में बैठी खामोशी से स्केच बना रही होती है। अचानक उसे अस्थमा का अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। बाद में उसे घर ले जाया जाता है। उसके स्कूल की चंद लड़कियां उसका बैग लेके उसके घर आती हैं। यूरिको उनसे पूछती है कि एना स्कूल में कैसी है। लड़कियां बताती हैं वो ठीक है, बस बात बहुत कम करती है। जब वो लड़कियां चली जाती हैं तो यूरिको एना के डॉक्टर से उसके बदलते हुए बिहेवियर के बारे में बात करती है। डॉक्टर बताता है कि एना का अचानक खामोश और अलग थलग हो जाना 2 रीजंस की वजह से हो सकता है। पहली रीज़न ये है कि यूरिको ज़्यादातर अकेली ही उसकी परवरिश कर रही है, क्योंकि उसका शौहर तो काम की वजह से अक्सर सफ़र पर रहता है। दूसरी वजह यह है कि यूरिको और एना के दरमियान एक खून का रिश्ता नहीं है। डॉक्टर एडवाइस करता है कि एना को गर्मियों की वेकेशंस गुजारने के लिए यूरिको के रिश्तेदारों के पास भेज दिया जाए। वो एक पुरसकून बीच सिटी किसाकी बीट्सो में रहते हैं, जो कशीरू और नमीरू के दरमियान है। वहाँ की साफ हवा शायद एना की सेहत के लिए बहुत अच्छी साबित हो। अब जब एना ट्रेन से वहाँ पहुँचती है तो उसके रिश्तेदार स्टेशन पे उसको वेलकम करते हैं, उसे गाड़ी में बिठा के घर ले जाते हैं। रास्ते में उसके मामू कियोमासा उसे बताते हैं कि इस टाउन से पहले बहुत सारे लोग गुजरा करते थे, लेकिन जब हाईवे बन गई तो लोग यहाँ आना कम कर दिए। रास्ते में एना एक पहाड़ी पे खड़ी होकर एक पुराना सा साइलो देखती है। कियोमासा बताता है कि ये पहले खेतों में जानवरों के चारे को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता था, मगर अब बरसों से बंद पड़ा है। वहाँ के बच्चे एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि वो उसके अंदर जाके देखें। लोगों का मानना है कि वो जगह भूतों का घर है, इसलिए बेहतर है उससे दूर रहा जाए। अब जब वो घर पहुंचते हैं तो एना को वो घर काफी अच्छा लगता है। क्योंकि उनके अपने बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और घर छोड़ चुके हैं, इसलिए एना को उनकी बेटी के कमरे में ठहराया जाता है, जो अब टोक्यो में योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करती है। कुछ देर आराम करने के बाद एना अकेली सैर करने के लिए निकलती है। चलते चलते वो एक बड़े कीचड़ के मैदान के पार एक पुराना महल नुमा घर देखती है। वो क्यूरियोसिटी में उसके करीब जाती है। घर को देखते ही उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो उस जगह को पहले से जानती हो। वो अंदर जाके इधर उधर देखती है। घर बहुत पुराना और टूट फूट का शिकार था। लगता है जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं रहता। थोड़ी देर बाद वो वहीं बैठे बैठे सोने लगती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो सूरज डूबने वाला होता है। वो जल्दी से वापस जाने लगती है, लेकिन इस दौरान समुद्र की लहरें बुलंद हो चुकी होती हैं और रास्ता पानी से भर जाता है। इसका मतलब था कि वो फंस गई है। उस वक्त एक बूढ़ा फिशरमैन टोइची अपनी कश्ती में वहां आता है। वो एना को अपनी कश्ती में बिठा के किनारे तक छोड़ देता है। इस दौरान एना को लगता है जैसे उस पुराने घर में रोशनी जल रही हो, मगर थोड़े टाइम बाद वो समझती है कि वो सिर्फ डूबते सूरज की रोशनी थी। अब जब वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो महल पहले कुछ फॉरेनर्स का वेकेशन हाउस था, मगर अब बहुत अरसे से खाली पड़ा है। कियोमासा फिर उसे वार्न करता है कि वो उस घर और वहाँ के आसपास बिल्कुल ना जाए, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि वो जगह हॉन्टेड है। उसी रात एना एक अजीब ख्वाब देखती है। वो ख्वाब में उसी महल में एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की को देखती है, जिसके साथ एक बूढ़ी औरत उसके बालों को संवार रही थी। अगले चंद हफ्तों तक एना अक्सर उस महल के पास जाके स्केच बनाती रहती है। हर रात ख्वाब में वो सुनहरे बालों वाली लड़की को थोड़ा थोड़ा और ज्यादा देखने लगती है। एक दिन बाहर जाने से पहले उसकी आंटी उसे अपनी पड़ोसन मिसेस काडोया से मिलवाने ले जाती है। वो काफी अरसे से एना से मिलना चाहती थी। उनकी एक बेटी नुबुको भी है, जो एना ही की हम उम्र है। दोनों औरतें तय करती हैं कि लड़कियां तानाबाता फेस्टिवल में इकट्ठी जाएंगी। एना की आंट उसे अपनी बेटी का पुराना युकाटा पहनने के लिए देती है, मगर एना को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे मेलो ठेलों से नफरत है। फेस्टिवल की रात एना नुबुको और उसके दोस्तों के साथ जाती है, मगर वहाँ उसका नुबुको से झगड़ा हो जाता है। उससे में आके एना उसे मोटी गैंडी कह देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो सीधी उसी कीचड़ के पास मौजूद उस महल की तरफ जाती है। वहाँ उसे एक कश्ती नजर आती है। उसमें बैठ के चप्पू चलाते हुए उस महल तक पहुंच जाती है। वहाँ उसे वही ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की नजर आती है जिसे वो ख्वाबों में देखती थी। लड़की उसकी मदद करती है कि वो कश्ती से बाहर निकल आए। वो बताती है कि उसने कश्ती जानबूझ के वहाँ छोड़ दी थी। उसका नाम मारनी है। मारनी उसे ऑफर करती है कि वो एना को वापस किनारे तक छोड़ दे। दोनों इस बात पे एग्री करती हैं कि उनकी मुलाकात का राज किसी को भी नहीं पता चलेगा। जब एना घर वापस आती है तो देखती है कि नुबुको की मॉम उसकी आंट से उसके रवैये की शिकायत कर रही है। हैरत की बात यह है कि उसकी आंट और मामू उसे बिल्कुल नहीं डांटते। अगली शाम एना फिर उसी कीचड़ के पास जाती है और मारनी से मिलती है। अब दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है।
वो इकट्ठे कश्ती चलाती हैं, बिस्किट खाती हैं, जूस पीती हैं। मार्नी एडवाइस करती है कि वो एक पिकनिक करेंगी, मगर उसके लिए वो एक खेल खेलेंगी जिसमें दोनों सिर्फ 3 सवालात एक दूसरे से पूछ सकती हैं। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानने लगती हैं। बाद में मार्नी ऐना को महल में होने वाली एक पार्टी में बुलाती है। महल मेहमानों से भरा होता है। मार्नी ऐना को अंदर लाने के लिए भेस बदल देती है। वो अपनी नानी का शॉल चुरा कर उसे पहना देती है। अब जब नैनी जॉर्जिना गोर्डन उसे सोने का कहती है तो वो दोनों उसे चालाकी से ऊपर कमरे में बंद कर देती हैं और खुद नीचे पार्टी में चली जाती हैं। मार्नी ऐना को मेहमानों और अपने पेरेंट्स से फूल देने वाली लड़की के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाती है, मगर ऐना तो ब्लश करने लगती है, तो वो कमरे के कोने में घुस जाती है। वहाँ वो देखती है कि मार्नी एक लड़के के साथ डांस कर रही है। जब ऐना जाने लगती है तो मार्नी भी उसके साथ डांस करती है और कहती है कि वो उसे दोबारा ढूंढने आए। बाद में टाउन के कुछ लोग ऐना को पोस्ट ऑफिस के पास सोया हुआ पाते हैं और उसे उसके घर वापस ले जाते हैं। अगले दिन जब ऐना अपना खोया हुआ जूता ढूंढने महल वापस जाती है तो महल फिर से खाली और टूटा फूटा नजर आता है, जैसे वहाँ कभी कोई पार्टी हुई ही ना हो। अब ये सब क्या था? ऐना तो वहाँ पे पार्टी होते देख चुकी थी, मार्नी से मिल चुकी थी, वहाँ बहुत सारे लोगों को भी देख चुकी थी, लेकिन अब वो सब ऐसे था जैसे वहाँ ये सब कुछ हुआ ही नहीं। तुम लोगों को मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये क्यूट सा एनिमे है जिसमें एक लड़की अपने आइडेंटिकल क्राइसिस से गुजर रही है। क्या तुम लोगों ने कभी अपनी आइडेंटिटी को खोजने की कोशिश की है? अगर की है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, हम इस पे बात करेंगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो चलो एनिमे को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ दिन बाद बीच पे एक स्केच बनाते हुए ऐना की मुलाकात एक बड़ी उम्र की स्केचर हिसाकू से होती है। वो उस कीचड़ और महल की तस्वीरें बनाती हैं। वो ऐना के स्केच देख के कहती है कि ये एक ऐसी लड़की से मिलते जुलते हैं जिसे वो बचपन में जानती थी और जो इसी महल में रहती थी। वो ये भी बताती हैं कि इस महल की मुरम्मत हो रही है क्योंकि जल्द ही इसे बेच दिया जाएगा। ऐना फौरन वहाँ पहुँचती है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की सयाका से होती है। सयाका पहले उसे मार्नी समझती है, मगर ऐना बताती है कि वो मार्नी नहीं है। सयाका उसे एक डायरी दिखाती है जो उसे एक ड्रॉ में मिली थी। ये दरअसल मार्नी की डायरी थी। ऐना हैरान रह जाती है क्योंकि उसमें वही सब कुछ लिखा हुआ था जो उसने मार्नी के साथ वक्त गुजारा था, जैसे किश्ती वाली रात और पार्टी, डांस, वो फूलों वाली बात। मगर डायरी के कुछ पेजेस तो गायब थे। कुछ दिन बाद मार्नी दोबारा नजर आती है। दोनों लड़कियां अपनी अपनी सिचुएशन के बारे में बात करती हैं। ऐना कहती है कि वो चाहती है कि उसके अपने असली पेरेंट्स होते। ऐना बताती है कि कुछ महीने पहले उसे एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मिला जिससे पता चला कि उसके गोद लेने वाले पेरेंट्स को उसकी देखभाल के बदले पैसे मिलते हैं। इसी वजह से उसे लगा कि वो उससे सिर्फ पैसों के लिए मोहब्बत का ढोंग रचाते हैं। मार्नी भी अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। उसके पेरेंट्स हमेशा सफर पे रहते हैं। वो ज्यादातर महल में अपनी नैनी और 2 मेड्स के साथ रहती है जो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। वो अक्सर डराती हैं कि उसे महल के करीब आने वाले साइलों में बंद कर देंगी। एक दिन ऐना मार्नी को उसी साइलों तक ले जाती है ताकि वो उसे उसके डर का सामना करवा सके। इसी दौरान ऐना बारिश में सीढ़ियों के पास जाती है और देखती है कि मार्नी गायब है। उसे ढूंढते हुए रोती है और सोचती है कि मार्नी ने भी उसे छोड़ दिया। उसी वक्त सयाका को डायरी के वो गायब होने वाले पेजेस मिल जाते हैं जिनमें काजुहिको और साइलो का जिक्र होता है। वो और उसका भाई ऐना को बेहोश हालत में ढूंढते हैं और उसे उसके रिश्तेदारों के घर ले जाते हैं। बुखार में ऐना ख्वाब देखती है कि वो मार्नी से मिल रही है। मार्नी उससे माफी मांगती है और कहती है कि अब उसे दोबारा नहीं मिल सकेगी। ऐना उसे माफ कर देती है और दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहती हैं। बाद में हिसाकू उन्हें मार्नी की पूरी कहानी बताती है। मार्नी ने बाद में काजुहिको से शादी की और उनकी एक बेटी एमिली हुई, मगर काजुहिको जल्द ही बीमार होकर मर गया। इसी सदमे से मार्नी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। एमिली को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। बाद में माँ बेटी के दरमियान दूरी बढ़ गई। एमिली घर छोड़ के चली गई और शादी कर ली, मगर एक कार एक्सीडेंट में वो और उसका शौहर मारे गए और उनकी 1 साला बेटी अकेली रह गई। मार्नी ने अपनी नवासी को पाला, मगर बेटी की मौत के सदमे से वो खुद भी बीमार होकर कुछ अरसे बाद दुनिया से चली गई। जब ऐना को ये सब पता चलता है तो वो समझ जाती है कि वो दरअसल एमिली की बेटी और मार्नी की नवासी है। गर्मियों के इख्तिताम पे यूरिको उसे लेने आती है और महल की एक तस्वीर देती है जो उसकी दादी की थी। ऐना पहली बार यूरिको को मॉम कह के पुकारती है। जब वो वापस जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे मार्नी महल से उसे गुड बाय कह रही है। और यूं ऐना को आखिरकार अपने दिल के सारे सवालों के जवाब मिल गए। उसे समझ आ गया कि वो उस दुनिया में अकेली नहीं है और मोहब्बत हमेशा किसी न किसी शक्ल में हमारे साथ रहती है। मार्नी अगरचे अब उसके साथ नहीं थी, मगर उसकी यादें वो तो हमेशा ऐना के दिल में जिंदा रहेंगी ना। और यूं ऐना की जिंदगी का सबसे बड़ा राज आखिरकार सामने आ गया। उसे मालूम हो गया कि मार्नी सिर्फ एक पुरस्कार लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी फैमिली का एक हिस्सा थी।
इस सच्चाई ने एना को वो सुकून दिया जिसकी वो हमेशा से तलाश में थी। उसके आइडेंटिकल क्राइसिस का रिप्लाई उसे आखिरकार मिल ही गया। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से कभी मुकम्मल तौर पे जाते ही नहीं, वो हमेशा हमारी यादों और दिल में जिंदा रहते हैं। अगर आपको ये एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको एना और मार्नी की दोस्ती कैसी लगी।